तो बच्चों और दोस्तों, आज की चर्चा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी पर। ये हमारे देश के महान क्रांतिकारी थे। अक्सर एक सवाल खड़ा किया जाता है कि अगर महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी रुक सकती थी। हालांकि जब भी यह सवाल खड़ा किया जाता है तो यह बात भुला दी जाती है कि महात्मा गांधी सत्ता में नहीं थे, सत्ता में अंग्रेज बैठे थे और अंग्रेजी सत्ता की नज़र में गांधी विरोधी ही तो थे। यह बात भी भुला दी जाती है कि महात्मा गांधी की वैचारिक समझदारी और भगत सिंह और उनके साथियों की वैचारिक समझदारी और रास्ते में काफ़ी फर्क था। इसलिए हम कुछ और तार्किक और वाजिब सवाल पूछना चाहते हैं। पहला कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को रुकवाने के लिए महात्मा गांधी ने क्या कदम उठाए। दूसरा कि वो और क्या कर सकते थे जो उन्होंने नहीं किया। तीसरा कि क्या कोई भी ऐसी सूरत थी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी पर रोक लगाई जा सके। देखिए, जब भी हम इतिहास के घटनाक्रम और दस्तावेजों में झांकते हैं तो हम देखते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी की सजा पर रोक लगाने के लिए गांधी जी ने एक बार नहीं, कई बार वायसराय लॉर्ड इरविन से अपील की। महात्मा गांधी ने तो लॉर्ड इरविन से यहां तक कहा कि अगर इन क्रांतिकारियों की फांसी की सजा पर रोक न लगाई गई तो ऐसी स्थिति पैदा होगी जो आपके काबू से बाहर होगी। इस बात को लॉर्ड इरविन ने अपने उच्च अधिकारियों को लिखा भी, लेकिन चूंकि वायसराय इरविन के ऊपर पंजाब के अधिकारियों और भी तमाम ब्रिटिश अधिकारियों का दबाव था, इसलिए उसने गांधी जी की अपील को दरकिनार कर दिया। तो अब यह सवाल पैदा होता है कि ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी और क्या करते। यह बताया जाता है कि महात्मा गांधी इन क्रांतिकारियों की फांसी पर रोक के सवाल पर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर सकते थे, जो कि उन्होंने किया नहीं। और इसलिए महात्मा गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। चलिए हम ये मान लेते हैं, एक क्षण के लिए हम मान लेते हैं कि महात्मा गांधी ने इन क्रांतिकारियों की फांसी पर रोक लगाने के सवाल पर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर ही दिया होता तो क्या स्थितियां बनती। विचार करने पर यह पता लगता है कि केवल दो ही स्थिति बनती। एक कि ब्रिटिश सत्ता इस सवाल पर बिल्कुल समझौता करने को राजी नहीं होती। वो ये कहती कि चूंकि ये गंभीर मामला है और ब्रिटिश सत्ता को सशस्त्र चुनौती दी गई है, उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास किया गया है, ऐसे में यह संभव था कि उधर आंदोलन चल रहा होता और इधर चुपके से ब्रिटिश सत्ता इन क्रांतिकारियों को फांसी पर लटका देती। एक दूसरी स्थिति भी बन सकती थी जिसके बारे में अक्सर
बात किया जाता है। यह दूसरी स्थिति कि बढ़ते जन आंदोलन से घबरा करके, डर करके ब्रिटिश सत्ता झुक जाती और जनता के आक्रोश को कम करने के लिए इन क्रांतिकारियों की फांसी की सजा पर रोक लगाने को तैयार हो जाते। आइए इसी स्थिति पर हम विचार करते हैं कि महात्मा गांधी ने इस सवाल पर एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ दिया और ये स्थिति भी आ गई कि अंग्रेज तैयार हो गए फांसी की सजा पर रोक लगाने के लिए। लेकिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी पर रोक इसी शर्त पे लगती कि जब ये लोग लिखित रूप से माफी मांगते और अंग्रेजों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई में भाग न लेने की गारंटी भी प्रदान करते। इसके बगैर फांसी पर रोक लगाना संभव नहीं था। तो इस बिंदु पर हम यह विचार करना चाहते हैं कि क्या भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स, उनके क्रांतिकारी साथी लिखित रूप से माफी मांगने को तैयार होते और अपने क्रांतिकारी रास्ते को त्याग देने की गारंटी भी प्रदान करते? इस संबंध में दो ऐतिहासिक दस्तावेज रोशनी डालने का काम करते हैं। एक, भगत सिंह के पिता किशन सिंह ने गवर्नर को माफीनामा लिखते हुए यह लिखा कि उनके बेटे भगत सिंह निर्दोष हैं, उनका सॉन्डर्स की हत्या से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका दिया जाना चाहिए। जब यह बात भगत सिंह को पता चलती है तो भगत सिंह बेहद नाराज होते हैं और वो अपने पिता को जो लिखते हैं वो उनकी क्रांतिकारी विचारधारा का एक रिफ्लेक्शन है, एक संकेत है। वो लिखते हैं कि अगर ये काम किसी और ने किया होता तो वे इसे एक धोखा मानते और उस शख्स को धोखेबाज मानते, लेकिन चूंकि ये काम उनके डैडी ने किया है, उनके पिता ने किया है, तो इसलिए इसे मैं एक निकृष्ट कोटि की कमजोरी कहूंगा, एक मानवीय कमजोरी। और वो फिर आगे भी कहते हैं कि फादर यू हैव फेल्ड। एक और उल्लेख देखने को मिलता है इतिहास के दस्तावेजों में कि जब भगत सिंह के वकील प्राणनाथ मेहता बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत आग्रह करते हैं भगत सिंह से कि देखिए आप सब इस देश की संपदा हैं, नेशनल ट्रेजर्स, और आपका जिंदा रहना इस देश के लिए जरूरी है, इसलिए आपकी इच्छा हो या ना हो प्लीज आप एक माफीनामा लिख दीजिए। इस पर भगत सिंह कहते हैं कि ठीक है, मैं एक पिटीशन लिखूंगा। और भगत सिंह पिटीशन लिखते हैं, वो गवर्नर को लिखते हैं कि हमारे चहेते साथी जतिन दास और हमारे कमांडर चंद्रशेखर आजाद ने अपनी शहादत दे दी है, अब बारी मेरी, सुखदेव और राजगुरु की है। हम वार प्रिजनर्स हैं, युद्ध बंदी हैं, और हमें
कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। हो सके तो हमें फांसी देने की बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। एक बार भगत सिंह के वकील प्राणनाथ मेहता जब उनसे कहते हैं कि आपने कोर्ट में अपील क्यों नहीं की, तब भगत सिंह जवाब देते हैं कि इनकलाबियों को मरना ही पड़ता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका इनकलाब तेज होता है। यह बात भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स की विचारधारा और वैचारिक समझदारी को स्पष्ट कर देती है। दरअसल में क्रांतिकारियों के मकसद में शहादत एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। शहादतों से ही उनके अभियान को ऊर्जा हासिल होती है। जनता में, आम जनमानस में क्रांतिकारी स्पिरिट तेज होती है। और भगत सिंह के शब्दों में अगर कहें तो इंसानी रूह में हरकत पैदा होती है। और इन शहादतों का हम परिणाम भी देखते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत के महज 17 वर्षों के भीतर ही भारत के आसमान में आजादी का सूर्य उदित हुआ। स्पष्ट है कि इन महान क्रांतिकारियों की फांसी पर रोक लगने की कोई सूरत न थी। ब्रिटिश सत्ता इन्हें हर हाल में फांसी देना चाहती थी, और इससे भी महत्वपूर्ण कि ये क्रांतिकारी शहादत देने के लिए कृत संकल्प थे, दृढ़ प्रतिज्ञ थे। इसलिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी के लिए महात्मा गांधी या किसी भी अन्य को दोषी ठहराना उचित नहीं है। वास्तव में इन क्रांतिकारियों की फांसी पर रोक लगाने के लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आसफ अली और भी तमाम नेताओं ने अथक प्रयास किए। आम जनमानस के बीच अभियान भी चलाया गया और जोरदार मांग की गई। दरअसल में शहादत का रास्ता चुनकर इन क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सत्ता को अपने ट्रैप में, अपने जाल में फंसा लिया, और ब्रिटिश सत्ता ने वही किया जो ये चाहते थे। और अपने इस प्रयास में इन क्रांतिकारियों ने जनमानस में क्रांति का जज्बा पैदा करने का अपना मकसद भी हासिल कर लिया। 23 मार्च 1931 तय समय से कुछ पहले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारों से जेल का परिसर थर्रा उठा, और हंसते हुए इन क्रांतिकारियों ने क्रांति की बेदी पर अपने यौवन को अर्पण कर दिया, अपने जीवन का हंसते हुए उत्सर्ग कर दिया, बलिदान कर दिया। जनता में क्रांति का जज्बा बुलंद हुआ और क्रांति का पर्याय बनकर ये क्रांतिकारी क्षितिज पर छा गए। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी तो नहीं रुक सकी, उन्हें फांसी तो हुई, लेकिन हमारे जहन में वो आज भी जिंदा हैं, चिर युवा हैं और मानव जाति के इतिहास में सदैव जीवित रहेंगे, अन्यायी और क्रूर सत्ता के विरोध में एक योद्धा के प्रतीक के तौर पे। मौत तो आनी है, एक दिन आएगी, लेकिन अपने महान उद्देश्यों की खातिर हंसते हुए
मौत को यूं भी गले लगाया जा सकता है, ये बात इन क्रांतिकारियों ने पूरी दुनिया को सिखा दी। और ईसा मसीह कहते हैं ना कि ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। उसको, इस कथन को इन माँ भारती के सपूतों ने चरितार्थ कर दिया, दिखा दिया, साबित कर दिया।